नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज से हम हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि हिंदी विषय का पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी से क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हिंदी के अलावा जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश से भी जो है, ठीक है, हिंदी के अलावा इंग्लिश से भी दोस्तों आपको जल्द ही प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री में दोस्तों हमारा सिलेबस जो है चल रहा है हिस्ट्री में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं और जो आपके ज्योग्राफी वाले जो हैं, ठीक है, जिनका यानी कि जिनका सब्जेक्ट जो है पॉलिटिकल साइंस है या जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ये भी दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी आपके दोनों जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसमें आपको कराए जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य में हम आज पहला प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इसमें दोस्तों आपने कितनी आपने जो है तैयारी की है, कितनी आपने जो है दोस्तों प्रैक्टिस की है, इसको भी हम साथ ही साथ दोस्तों आपका अभ्यास कराते हुए चलेंगे और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए भी चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी ने किया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन देखिए, 334 से लेके 153 तक, 343 से लेके 351 तक, 443 से लेके 135 तक, या फिर 434 से लेके 315 तक। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर पहले वाले क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे दोस्तों, राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद संख्या 343 से लेके 351 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 343 से लेके 351 तक क्या है? राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? आपको बताना है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी, नाम याद रखेंगे, किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन देखिए, कौरवी, रेखता, जनपदीय हिंदुस्तानी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? बताइए, जनपदीय हिंदुस्तानी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, खड़ी बोली के लिए जो है सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? ध्यान से कथन को देखना है, क्या कथन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके जो आपका हिंदी में जो सिलेबस है वो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, या फिर गारसा द तासी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसका है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदुस्तानी शब्द जो है यूरोप के लोगों की देन है, ये कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताना है? तौलिया। ठीक है, आप सभी यूज करते हैं तौलिया, तो मूलतः किस भाषा का शब्द है ये बताना है। उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? आंसर करिए इसका, क्या हो जाएगा? उर्दू शब्द है, हिंदी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, या फिर तुर्की शब्द है?
तो यहाँ पर राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तौलिया जो है ये किस भाषा का शब्द है, मैंने आपको बताए थे सारे पुर्तगाली शब्द, तुर्की शब्द बताए थे जब मैंने आपको हिंदी की क्लास में बताया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे तौलिया जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है। आपको बताना है लरिया और खलटाही। ठीक है, लरिया और खलटाही किस बोली को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, कन्नौजी, मेवाती, छत्तीसगढ़ी या फिर बघेली। क्या हो जाएगा राइट आंसर, लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है दोस्तों। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 5 का, लरिया या खलटाही जो है दोस्तों ये किस बोली को कहा जाता है, ये कहा जाता है छत्तीसगढ़ी बोली को। ठीक है, तो 5 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी बोली को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। आपको बताना है 84 वैष्णवन की जो वार्ता है ये किसकी रचना है। ऑप्शन देखिए, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी गोकुलनाथ या फिर नंददास। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 84 वैष्णवन की वार्ता ये किसकी रचना है। तो 6 का दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, 6 का बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे किसकी रचना है, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो ये रचना है दोस्तों गोस्वामी गोकुलनाथ की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं दोस्तों, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास ये किसने लिखा है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास ये लिखा है गारसा द तासी ने। ठीक है, तो दोस्तों किस भाषा में लिखा है ये पूछा है। ऑप्शन देखिए, हिंदी, जर्मनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 7 का, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये लिखा गया है फ्रांसीसी भाषा में। ठीक है, किस में लिखा गया है, फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है ये भी आपको पूछा जा सकता है। ये लिखा है गारसा द तासी ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की। ठीक है, आदिकाल में जो है दोस्तों किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की। ऑप्शन देखिए, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, कुतुबन, मंझन। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की। तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की, आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है आदिकाल। दोस्तों आदिकाल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आंसर इसके। ठीक है, आदिकाल की बात करें दोस्तों तो आदिकाल को चारण काल, ठीक है एक मिनट देखिए, आदिकाल को चारण काल किसने कहा। ठीक है, तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा दोस्तों, ये कहा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन और राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन और नाम याद रखेंगे दूसरा आपका राम कुमार वर्मा। ठीक है, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो इन दोनों ने दोस्तों आदिकाल को क्या कहा, चारण काल कहा।
ठीक है। दूसरा याद रखेंगे, देखिए दूसरा आदिकाल को दोस्तों, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा, ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करेंगे। देखिए आदिकाल को जो है आदिकाल किसने कहा? ठीक है, आदिकाल को आदिकाल, ठीक है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा है? आदिकाल को आदिकाल कहा है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? ठीक है, यहां पर याद रखेंगे आदिकाल को अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश, ठीक है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को दोस्तों अपभ्रंश काल, ठीक है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो नाम याद रखेंगे दोस्तों, किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा। किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। आदिकाल को किसने क्या कहा है? ठीक है, आदिकाल को उद्भव काल भी कहा है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? उद्भव, ठीक है। तो आदिकाल को दोस्तों उद्भव काल किसने कहा है? तो आदिकाल को उद्भव काल कहा है वासुदेव सिंह ने। किसने कहा है? ठीक है, वासुदेव सिंह, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखने हैं, ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आदिकाल को दोस्तों, ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ठीक है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ठीक है, तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, सांकृत्यायन, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों आदिकाल से आपको याद रखनी है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन और रामकुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आदिकाल को आपका आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है? वासुदेव सिंह ने कहा है। ठीक है, सारी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, ये सारे आदिकाल से आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवहट्ट भाषा में आपका अब्दुल रहमान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, खालिक बारी किसकी रचना है? नाम याद रखें, खालिक बारी। ठीक है, तो खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, अकबर, अमीर खुसरो, खालिक खलक या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? खालिक बारी किसकी रचना है? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? खालिक बारी दोस्तों ये रचना है अमीर खुसरो की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। खालिक बारी किसकी रचना है? ये है अमीर खुसरो की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? चलिए ये तो आपने पढ़ा ही है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, रामचरितमानस, पृथ्वीराज विजय, पद्मावत या फिर पृथ्वीराज रासु। क्या हो जाएगा राइट आंसर 10 का? बताइए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासु। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों पृथ्वीराज रासु। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, पुरुष परीक्षा
किस कवि की रचना है। आपको बताना है पुरुष परीक्षा जो है दोस्तों, ये किस कवि की रचना है, किस कवि ने लिखा है पुरुष परीक्षा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, गोरखनाथ, विद्यापति, आचार्य देवसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, तो विद्यापति ने लिखा है दोस्तों पुरुष परीक्षा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर कीजिए दोस्तों। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है। आपको बताना है, आपने पढ़े हैं तुलसीदास की सारी रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी हैं, तुलसीदास की किस रचना का संबंध जो है ज्योतिष से है। ऑप्शन देखिए, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला लच्छू, हनुमान बाहुक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तुलसीदास की किस रचना का संबंध जो है ज्योतिष से है। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों रामज्ञा प्रश्न। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे रामज्ञा प्रश्न जो है ये दोस्तों इसका संबंध किससे है, ज्योतिष से है। ठीक है, किसने की रचना इसकी, तुलसीदास ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसका कथन है, आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी की बात हो रही है। ठीक है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है। तो इसका कथन किसका है, श्याम मनोहर पांडे का है, चंद्रवली सिंह का है या फिर विजय देव नारायण शाही का है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। इस कथन को किसने कहा है। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय देव नारायण शाही। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में। किसका कथन है, विजय देव नारायण शाही का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर बरवे नायिका भेद। ठीक है, तो बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिए, रहीम, बिहारी, मतीराम या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है, किसने की है रचना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रहीम। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। किसने लिखा है बरवे नायिका भेद को, ये लिखा है रहीम ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करेंगे इसका। निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है। आपको बताना है निराला द्वारा लिखा गया राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है इनमें से। ऑप्शन देखिए, कंबन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचंद्रिका, रामचरितमानस। क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको ये भी याद रखना है, राम की शक्ति पूजा इसकी रचना किसने की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इस रचना का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। 15 का राइट आंसर कृतिवास रामायण। ठीक है, कृतिवास रामायण याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आंसर करेंगे इसको। हिंदी में किस उपन्यासकार को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी में किस उपन्यासकार को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। ऑप्शन देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी में जो है किस उपन्यासकार को वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है, यानी कि उनको वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है, तो कौन है। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे वॉल्टर से वॉ से याद रखेंगे, वॉल्टर स्कॉट वॉ वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, याद रहेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है। आपको बताना है हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है। ऑप्शन देखिए, महादेवी वर्मा,
कृष्णा शोभती, साध्वी, सती प्राण अबला या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का, बताइए। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा साध्वी सती प्रणाम अबला। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साध्वी सती प्राण अबला जो है दोस्तों, इनको हिंदी का प्रथम जो है क्या माना जाता है? महिला उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, अज्ञेय ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? चलिए बताइए, अज्ञेय ने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? ऑप्शन देखिए, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अज्ञेय ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का नदी के द्वीप। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, नदी के द्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं, यह मत किसका है? बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है, मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं, यह किसका मत है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि मैं अलंकार को केवल वर्णन प्रणाली मानता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ठीक है, आपको बताना है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। ऑप्शन देखिए, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 20 का? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा 20 का। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।